हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर इसी पैटर्न पे आपको या इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इससे पहले की वीडियोज़ में भी मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी वीडियोस आप जाके देख सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास में पूछे गए कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं या फिर सेम टॉपिक पे सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कम्प्लीटली हम लोग एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस को कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा किस क्वेश्चन के लिए और क्यों करेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के कौन से टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज का है, इन लर्निंग असेसमेंट इज़ एसेंशियल फॉर। तो लर्निंग में यानी कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेड्स एंड मार्क्स यानी कि ग्रेड्स एंड और अंक। दूसरा है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे हिंदी में जांच परीक्षण कहा जाता है। तीसरा है मोटिवेशन, प्रेरणा के लिए। और चौथा है फोस्टरिंग द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, पृथक्करण या फिर श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो लर्निंग में असेसमेंट किया जाता है, जांच की जाती है बच्चों की, मतलब उनको एक तरह से उनका आकलन किया जाता है या इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये किस लिए किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन तो ग्रेड्स एंड मार्क्स है, क्या बच्चों को ग्रेड्स देने के लिए बस, या उनको मार्क्स देने के लिए उनका असेसमेंट किया जाता है या टेस्ट लिया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत होगा, सिर्फ ग्रेड्स और मार्क्स देने के लिए तो बच्चों का असेसमेंट नहीं किया जाएगा। दूसरा है स्क्रीनिंग टेस्ट, जांच परीक्षण के लिए किया जाता है। थर्ड है प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए। या फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है वो है सेग्रीगेशन करने के लिए, मतलब बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए कि ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं या फिर ये उतने स्लो लर्नर्स हैं, इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स देने के लिए, रैंक देने के लिए बच्चों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रैंकिंग करने के लिए। तो जो सबसे एसेंशियल पॉइंट है इसका, या फिर असेसमेंट में जो सबसे एसेंशियल एक एस्पेक्ट होता है वो होता है मोटिवेशन के लिए, कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि वो और अच्छे से लर्निंग करें या फिर उनको ये पता चल पाए कि वो किस तरह से सीख रहे हैं या और कैसे वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए असेसमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोटिवेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रेरणा। प्रेरणा देने के लिए कि किस तरह वो अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं और अपनी लर्निंग को, अधिगम को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज़ अ सिम्टम ऑफ। सो हिंदी में अगर बात करें, विकृत लिखावट मतलब सही ढंग से ना लिखना, आप से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है। तो अगर कोई बच्चा सही ढंग से लिख नहीं पा रहा, उसको लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये किस तरह का सिम्टम है एक, और या फिर किस तरह की एक डिसेबिलिटी है, ये पूछा गया है हमसे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है डिस्ग्राफिया, दूसरा है डिस्प्रेक्सिया, थर्ड है डिसकैल्कुलिया और फोर्थ है डिसलेक्सिया। तो डिस्ग्राफिया जो होता है वो राइटिंग से संबंधित होता है, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन जो है डिस्ग्राफिया, यही करेक्ट आंसर होगा। डिस्ग्राफिया ही राइटिंग से एक रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड एक डिसेबिलिटी होती है। सेकंड का फर्स्ट जो ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन जो है वो डिस्प्रैक्सिया है, जो कि मोटर एक्टिविटीज़ से इनसे रिलेटेड होता है। थर्ड डिसकैल्कुलिया, मैथ्स में कैलकुलेशन करने में जिस बच्चे को दिक्कत आती है उसको बोलते हैं। और फोर्थ है डिसलेक्सिया, जिसको रीडिंग डिसेबिलिटी बोला जाता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन। तो अगर बच्चों को शाब्दिक या फिर गैर शाब्दिक किसी भी तरह की जो पनिशमेंट है या दंड है दिया जा रहा है, तो इसका क्या परिणाम होगा, बच्चों पर क्या परिणाम पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है मोटिवेटिंग देम टू वर्क, क्या दंड देने से उनके कार्य करने के लिए वो प्रेरित हो जाएंगे और अच्छे से कार्य करेंगे अगर बच्चों को दंड दिया जाएगा। दूसरा है
प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स इमेज, बच्चे की छवि की सुरक्षा करने के लिए, उसकी छवि को बचाने के लिए, इमेज को सुधारने के लिए ये किया जाता है। थर्ड है इम्प्रूविंग देयर स्कोर्स, अंकों में सुधार करने के लिए। या फोर्थ है उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को ये नष्ट करता है। अगर बच्चे को दंड दिया जाता है तो वो डैमेज करता है उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को। ये हमसे पूछा गया, 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं। पहला ऑप्शन कहता है मोटिवेट करने के लिए, तो आप पनिशमेंट देकर बच्चे को मोटिवेट नहीं करोगे, पनिशमेंट आप बच्चे को दोगे तो वो और डीमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है, प्रेरित वो बच्चा नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स इमेज। तो इसमें भी अगर पनिशमेंट देने से बच्चों की कोई इमेज बचती नहीं है या सही नहीं होती है, बल्कि वो और ज़्यादा ख़राब होती है, उन्हें लगता है कि उनकी इमेज ख़राब हो रही है, ठीक है। सो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनकी मेंटल हेल्थ पर। थर्ड है इम्प्रूविंग देयर स्कोर इम्प्रूव करने के लिए अच्छे से लर्निंग और कराई जानी चाहिए। अपने लर्निंग स्टाइल में टीचर को सुधार लाना चाहिए, ना कि बच्चों को स्कोर इम्प्रूव करना है। अगर आपको बच्चों का स्कोर इम्प्रूव कराना है तो आप उनको पनिशमेंट दोगे। फोर्थ है डैमेज देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट, इससे बच्चों की जो स्वयं के प्रति अवधारणा है, खुद के प्रति जो उनका कॉन्सेप्ट है, बिलीफ है, या उनको लगता है कि हाँ वो ये कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। मतलब कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है पनिशमेंट का। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्ट्रेस affects performance in the examination. This fact reflects which of the following relationship? परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है, ठीक है। तो अगर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या डरे हुए हो, तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं जाएगा, उसका असर आपके एग्ज़ाम पर भी पड़ेगा, ठीक है। या आप जिस तरह से आपने एग्ज़ाम की तैयारी की है उस तरह से आप एग्ज़ाम को नहीं दे पाओगे। तो ये किस रिलेशनशिप को दर्शाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉग्निशन और इमोशन, जिसे हिंदी में संज्ञान और भावना कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है तनाव और विलोपन, यानी कि स्ट्रेस ओमिशन। थर्ड है निष्पत्ति और चिंता, परफॉर्मेंस और एंजाइटी। और फोर्थ है कॉग्निशन एंड कॉम्पिटिशन, दैट इज़ संज्ञान और प्रतियोगिता। तो अगर किसी का कॉग्निशन या किसी का कोई इमोशनली सही नहीं है, ठीक है, कोई स्ट्रेस में है, इसका मतलब उनका इमोशन वाला जो एस्पेक्ट है वो ठीक नहीं है, तो वो उससे एग्ज़ाम में प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि कॉग्निशन पे, दिमाग पे जो है, या मानसिक रूप से उन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है ये कॉग्निशन इमोशन का है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या बहुत सैड फील कर रहे हो या बहुत डरे हुए हो, तो आप किसी काम को सही ढंग से नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कि आपका जो इमोशन है, संज्ञान, मतलब आपका जो इमोशन है, जो संवेग है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आपके संज्ञान पे, मानसिक जो आपका एस्पेक्ट है उस पर पड़ रहा है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन कहता है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। सो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 अपनी समझ डैश से प्राप्त करता है या उसकी है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी। सेकंड है मानवतावाद, जिसे इंग्लिश में ह्यूमैनिज्म बोला जाता है। थर्ड है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। और फोर्थ है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि रचनावाद। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 बनाया गया वो किस चीज़ पे बेस्ड था, उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिली? तो जो हमारा NCF 2005 है वो बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, यानी कि रचनावाद पे
बेस्ड है। रचनावाद में बात की जाती है कि ज्ञान को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को खुद से करके, चीज़ों को करके, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद अपनी नॉलेज को वो बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो उसी पे हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है वो बेस्ड है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके या लर्निंग बाय डूइंग करके। ठीक है, तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। सिक्स क्वेश्चन कहता है चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। कैसे वो अपने जेंडर रोल्स को सीखते हैं, लिंग भूमिकाएं उनको कहाँ से सीखने को मिलती है, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ट्यूटोरिंग, ट्यूशन से, दूसरा है मीडिया, और थर्ड है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, और फोर्थ है कल्चर यानी कि संस्कृति। सो बच्चे मीडिया से भी जेंडर रोल सीखते हैं, सोशलाइजेशन अपने समाज में भी सीखते हैं, कल्चर में भी वो जेंडर रोल सीखते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जहाँ हमसे पूछा गया है कहाँ से नहीं सीखते, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ ट्यूटोरिंग। ठीक है, तो सिक्स का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। सेवेंथ पे मूव करते हैं। सो जो सेवेंथ क्वेश्चन है वो कहता है द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर शी डज इट इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर गाइडेंस, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। तो अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आसपास किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, मतलब समस्या का समाधान करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो यहाँ पे पुष्पा के बारे में बात की जा रही है कि वो खुद से तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती, अगर उसको कोई प्रॉब्लम दी जाए तो उसको सॉल्व नहीं कर पाती, लेकिन अगर कोई उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता है, या कोई एडल्ट है जो, या कोई उसका दोस्त या साथी कोई भी उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता है, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है। कोई उसको अगर गाइड कर देता है तो इस गाइडेंस को क्या बोला जाएगा, इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है। तो सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्कैफोल्डिंग यानी कि हेल्प। हिंदी में इसे बोला जाता है सहारा देना। ठीक है, तो अगर किसी का उसको सहारा मिल रहा है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है, तो इसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग यानी कि हेल्प। ठीक है, मतलब अगर किसी ने उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, एक टेम्पररी हेल्प बोलते हैं इसको, मतलब कुछ समय के लिए, परमानेंट हेल्प नहीं, टेम्पररी हेल्प, कुछ समय के लिए एक मदद करने पर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रही है। तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर है फोर्थ। इसमें प्री ऑपरेशनल थिंकिंग दे रखी है, तो ये तो इससे रिलेटेड नहीं है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी इसी से रिलेटेड होता है। मतलब कि जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही थी और जब वो किसी के हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रही है, तो अभी वो उस काम को नहीं कर पा रही, लेकिन वो काम को कर सकती है अगर उसको हेल्प मिले। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, इन दोनों के बीच के अंतर को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, कि अभी वो कितना डेवलप हो रही है खुद से और कितना वो डेवलप हो सकती है किसी और की मदद से। ठीक है, अगर उसे एक स्कैफोल्डिंग या टेम्पररी हेल्प दी जाए तो इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में इसे बोला जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बट जो इसका करेक्ट आंसर है सेवेंथ का वो है, हमसे गाइडेंस को क्या बोलते हैं ये पूछा गया, तो उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर्स इज़ इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 जो वर्ष का एक बच्चा है वो संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में, ये हमसे पूछा गया है कि पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है उसमें जो अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात की है, जो संज्ञानात्मक विकास की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, चरण होते हैं, तो उसमें 2 से 7 साल वाला बच्चा किस स्टेज में आता है। तो पहला ऑप्शन गिवन है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक, दूसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, थर्ड है सेंसरी मोटर संवेदी गतिक, या फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष का बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक स्टेज। और सेंसरी मोटर होती है 0 से 2 साल तक। ठीक है,
उसके बाद 7 से 11 होती कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो इस तरह से जो स्टेजेस हैं वो जीन पियाजे ने हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बताई हुई हैं। 9th क्वेश्चन है द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। पहला है बच्चों का एक कोने में बैठना, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर। दूसरा है लर्निंग इन रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, यानी कि प्रतिबंधित परिवेश में रहकर अधिगम करना, लर्निंग करना। थर्ड है एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, वे गतिविधियाँ जिसमें खेल शामिल नहीं होते। और फोर्थ है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, यानी कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। तो अगर एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे से ही केंद्रित है, तो बच्चे को कॉर्नर में अगर आप बिठा दोगे, कोने में बिठा दोगे, तो फिर वो एजुकेशन बाल केंद्रित तो नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। सेकंड ऑप्शन कहता है कि एक एनवायरनमेंट बना देना, एक परिवेश बना देना और उसी के अंदर लर्निंग कराना। तो लर्निंग को आप किसी एक परिवेश तक नहीं सीमित करके रख सकते, एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं रख सकते। लर्निंग का एक लिमिटेड एनवायरनमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। आप अगर लर्निंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आप कंप्लीट लर्निंग ही नहीं करा रहे, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, वैसी गतिविधियां कराना बच्चों को जिसमें खेल शामिल नहीं है, बल्कि जो बच्चा होता है वो तो खेल के थ्रू ही सीखता है, प्ले के थ्रू ही सीखता है। वो अगर आप उसको प्ले एक्टिविटीज़ कराओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो फोर्थ ऑप्शन होगा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, बच्चों को हस्तपरक गतिविधि देना, मतलब कि वो खुद से करके सीखें, ऐसे उनको एक्टिविटीज़ देना। तो वो जब वो एक्टिविटीज़ खुद से करेंगे तो वो और बेहतर सीख पाएंगे, परमानेंट होगी उनकी लर्निंग। तो 9th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन वो है सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन अ क्वाइट रूम वेयरएज मदन लाइक्स टू स्टडी इन अ ग्रुप विद हिज फ्रेंड्स, दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर। तो सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, उसको एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना पसंद है। और मदन जो है उसको एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना पसंद है, वो अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ऐसा क्यों है? ये उनकी डैश में विभिन्नता के कारण है। क्या उनमें ऐसी चीज़ अलग है जिससे वो दोनों अलग अलग तरह से पढ़ना पसंद करते हैं? तो पहला है एप्टीट्यूड, जिसे हिंदी में अभिक्षमता कहा जाता है। दूसरा है लर्निंग स्टाइल। थर्ड है लेवल्स ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। और फोर्थ है वैल्यूज़, यानी कि मूल्य। परावर्तकता स्तर जो होता है, थर्ड को हिंदी में बोला जाता है रिफ्लेक्टिविटी को, लेवल्स ऑफ रिफ्लेक्टिविटी को। तो 10th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लर्निंग स्टाइल। उनका लर्निंग स्टाइल यानी कि अधिगम करने की शैली, किस तरह से वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हैं। सबका लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। कोई प्ले के थ्रू लर्निंग अच्छे से कर पाता है, कोई अकेले लर्निंग अच्छे से कर पाता है, कोई ग्रुप में लर्निंग, पीयर लर्निंग करके अच्छे से, या कोलैबोरेटिव जो लर्निंग होती है ग्रुप बनाकर लर्निंग करना, उसमें कोई अच्छे से सीख पाता है, लर्न कर पाता है। तो सबका लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, इसीलिए इन दोनों को, सुरेश को और मदन को, अलग अलग तरह से पढ़ना पसंद है, लर्निंग करना पसंद है, ठीक है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ लर्निंग स्टाइल, अधिगम शैली। तो ये थे आज के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं, लर्निंग स्टाइल हो गया या फिर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, पियाजे हो गया, इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्कैफोल्डिंग से बहुत क्वेश्चन आता है, और ये जो सोशलाइजेशन हो गया, इससे क्वेश्चन आते हैं। एनसीएफ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आप उनको ईजिली अटैम्प्ट भी कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। एंड तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के हम और 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।